Hello everybody. In this lecture we will learn about the chemical reactions and equations. तो देखो इस चैप्टर के अंदर अब केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और केमिकल इक्वेशंस किसको बोलते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर न्यू तरीके के सब्सटेंसेस आपके फॉर्म्ड होते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको पता है कि 118 तरीके के 118 तरीके के आपके पास में एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स या फिर बोल दो एटम्स हैं। ये एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं और नई तरीके का एक कंपाउंड बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपाउंड बनने का भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन ही होती है। तो आप बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस होते हैं, बनते हैं, जिसकी जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं, या बोल सकते हो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। तो हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं मैग्नीशियम का एक एग्जांपल हो Mg, अगर मैग्नीशियम रिबन को मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाता हूँ तो यहाँ पे आपके पास में क्या बनता है? देखो, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन O2। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का रिएक्शन करवाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में बनता है MgO। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम यहाँ पे था और ऑक्सीजन यहाँ पे था, इन दोनों का फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक अपना अपना अलग अलग था, लेकिन ये दोनों क्या, इन दोनों का क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। तो देखिए, जो रिएक्शन करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और उसके बाद में रिएक्शन करके उन्होंने यहाँ पे RHS में, मतलब राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिला। तो आप बोल सकते हो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर नए सब्सटेंस बनते हैं और उन नई सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पुराने जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनसे अलग होती है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो हम आगे बात करते हैं चैप्टर में। देखिए, अब बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या खास बातें होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या गुणों क्या होता है कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हो सकता है उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बने उसके अंदर आपका कोई भी एक गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, कोई भी एक गैस प्रोड्यूस हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या होता है? प्रिसिपिटेट का मतलब क्रिस्टल फॉर्म्स, मतलब कि पहले क्रिस्टल फॉर्म में नहीं था लेकिन उसके बाद में प्रिसिपिटेट बन गया। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है कि कोई भी आपका रिएक्टेंट्स था, कोई भी दो रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया और आपका प्रोडक्ट बनाया। तो जो रिएक्टेंट्स का कलर था, मान लेते हैं कुछ अलग कलर में था, मतलब ब्लू था और इसका रेड था, मिलके जो नया आपका जो प्रोडक्ट बना है उसका ग्रीन कलर हो गया। तो आप बोल सकते हो कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कलर भी चेंज होता है। टेम्परेचर भी ऑफकोर्स चेंज होता है। टेम्परेचर कैसे चेंज होता है? देखो, टेम्परेचर चेंज ऐसे इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि सोडियम को हम पानी में डालते हैं तो आग निकलती है। तो पहले सोडियम जो होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे इसको हम पानी में H2O में ऐड करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस, देखो गैस भी इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे बेसिक फंडा ये हुआ, आप देख सकते हो कि जो गैस का इवोल्यूशन हुआ, इवॉल्वमेंट हुआ, वो यहाँ पे हीट को इंक्रीज कर देगा, या बोल दो कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, पांचवी चीज क्या होगी? पांचवी चीज होगी स्टेट भी चेंज कर देता है। स्टेट चेंज करने का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब कि जो प्रोडक्ट होता है वो हो सकता है कि आपका जो रिएक्टेंट्स हो वो सॉलिड में हो और प्रोडक्ट बने वो लिक्विड में बने, है ना। इस तरीके से सॉलिड में बने, लिक्विड में बने, गैसेस सब्सटेंस में बने, तो स्टेट भी चेंज कर देता है। तो ये पांचों की पांचों आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है केमिकल रिएक्शंस की। तो पांचों की पांचों आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेनी है। गैस इवॉल्व हो सकती है, प्रेसिपिटेट निकल सकता है, कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो चलो, यहाँ तक आप आ गए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आई होप आपने सब्सक्राइब किया होगा, थैंक यू सो मच अगर किया है। अब आगे चलते हैं केमिकल इक्वेशंस पे। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? देखो, केमिकल रिएक्शन जो हुई वो तो हमें समझ आ गई, उनसे क्या क्या बनता है वो देख ली हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। अब हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन हुई, जो भी हमने पिछले उसमें केमिकल रिएक्शंस देखी,
उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंटिंग करने का तरीका किसकी हेल्प से? सिंबल्स की हेल्प से, फॉर्मूलेज की हेल्प से। फॉर्मूला और सिंबल्स की हेल्प से कोई भी एक रिएक्शन को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आप Zn मतलब जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाओ, तो आप यहाँ पे Zn लिखोगे जिंक को, तो ये Zn क्या है? जिंक का एक तरीके से क्या है? सिंबल है। तो सिंबल की हेल्प से Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। तो सिंबल और फॉर्मूलाज की हेल्प से आप किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हो, है ना, किसी भी रिएक्शन को। इन दोनों को आपने मिलाया तो गिव्स अस व्हाट, हमको मिला क्या? हमको मिलेगा यहाँ पे ZnSO4 जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये गैस इवॉल्व होगी, गैस निकलेगी रिएक्शन में जब आप लैब में करोगे इसको। तो अब हम एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार ये रिएक्शन हुई कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल, कैसे हुई, तो वो हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो आपको ये समझना है कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। केमिकल इक्वेशन का मतलब किसी भी रिएक्शन को आप ये सिंबल्स से और फॉर्मूला से आप शो करते हो, तो इस पूरे के पूरे को हम बोलते हैं एक केमिकल इक्वेशन। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। अब आगे चलते हैं। देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ या इक्वेशंस की बात करूँ, तो यहाँ पे दो तरीके की इक्वेशंस हम सीखते हैं। पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बात कर लेते हैं एक एक की कि बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होता है। तो देखिए बैलेंस्ड का मतलब होता है, वो हम समझेंगे जो, अब एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आपने एक, जो मैंने आपको पीछे वाले चैप्टर एग्जांपल लिया था जिंक वाला, वो ही ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको Zn दिया और H2SO4 दिया, H2SO4। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे थे? यहाँ पे बना रहे थे आपका ZnSO4 जिंक SO4 सल्फ्यूरिक Zn सल्फेट जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मतलब H2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि जो ये क्या होगा? ये LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होगा, LHS, और ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा आपका राइट हैंड साइड मतलब RHS, राइट हैंड साइड। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन या फिर इक्वेशन में क्या होता है कि जो भी आपका एटम है LHS में जितना है उतना ही वो RHS में होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, सारे के सारे एटम्स इक्वल हैं LHS में भी और RHS में भी, तो वो एक बैलेंस्ड है केमिकल इक्वेशन। अगर नहीं हो रहा है तो वो एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको बैलेंस करते हैं। अगर ऐसा बराबर नहीं है तो ये चेक करके आपको बताना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये Zn एक है, यहाँ पे भी एक है, S2 है यहाँ पे, S2 यहाँ पे भी है, S मतलब सल्फर, सल्फर सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, 1 है यहाँ पे भी 1 है, O4 है यहाँ पे भी O4 है। तो बिल्कुल LHS और RHS इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर मैं बात करूँ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, तो वो कैसे होगी? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। यहाँ पे मैंने लिया एक H2 प्लस O2, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाया, तो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट वैल्यू बनती है H2O। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये H2O क्यों बना, H2O2 क्यों नहीं बना, H2O2 क्यों नहीं बना, राइट? ये दिमाग में आपके आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो उसका भी सॉल्यूशन है, और नहीं आ रहा तो भी आप इसको एक बार देख लो तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये इसलिए होता है बिकॉज, देखिए ध्यान से, अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाना है मेरे को, तो हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखते हैं और ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखते हैं। प्लस माइनस में नहीं लिखते हैं, सिर्फ वैलेंसी लिखते हैं। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ये जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो ऑक्सीजन के पैरों पे जाके बैठ जाएगी, ऐसे में आप मान लो, और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के पैरों पे जाके बैठ जाएगी। तो यहाँ पे 2 होती है आपके ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो ये जो 2 है वो हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगा, और O है वो उसके नीचे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो H2O। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूलाज बनते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऐसे बनते हैं। कोई भी 2 एटम मिलते हैं तो उनकी वैलेंसी शेयर होती है।
समझ पा रहे हो H2O क्यों लिखा मैंने यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, तो चेक करते हैं एक बार LHS और RHS में। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, बिल्कुल हाइड्रोजन तो भाई बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब आपके पास में 2 ऑप्शन है। देखो मैं बताता हूँ, आपके दिमाग में 2 ऑप्शन आ रहे होंगे डेफिनेटली। एक ऑप्शन तो आ रहा होगा कि आप ये जो ऑक्सीजन लिखा है इसके नीचे यहाँ पे 2 लिख दो, राइट, आ रहा होगा दिमाग में। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, हम इनके पैरों पे नहीं, इनके बेस पे नहीं लिख सकते कुछ भी। तो कहाँ लिख सकते हैं, हम उस फॉर्मूले के आगे लिख सकते हैं कुछ भी, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, पैरों पे कुछ नहीं लिख सकते, ये याद रखना, बैलेंस करने के लिए पैरों पे कुछ नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे क्या लगाऊं कि ये 2 बन जाए, तो जैसे मैंने 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो 2 बन गया, गुड, ये तो समझ आ गया भाई, ऑक्सीजन तो 2 बन गया। लेकिन यहाँ पे एक और कांड हो गया, क्या, जो हाइड्रोजन है ना वो भी 4 बन गया। 4 कैसे बन गया, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2 और मैं यहाँ लिखता हूँ 2, तो जो 2 होता है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता 3 तो 3 2 जा 6 हो जाता हाइड्रोजन। अगर मैं 4 लिखता यहाँ पे तो 4 2 जा 8 हो जाता। तो जो बेस में होता है और जो आगे होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे लगाया 2, तो ये बन गया कितना, 4। चलो हाइड्रोजन 4 बन गया, ऑक्सीजन 2 बन गया। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस है लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है भाई। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 है ना तो यहाँ पे आप 2 लगा दो। तो देखो हाइड्रोजन भी 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन भी 2 है। तो आपको समझ आया, एक बात याद रखनी की बैलेंस करने के लिए आगे लगाना होता है, और जो बेस में होता है और आगे लगा होता है दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे मैंने आपको H2 वाला दिखाया था, 2 2 जब 4 हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। तो LHS RHS में अगर बराबर ना हो तो उसे अनबैलेंस्ड बोलते हैं। समझ आ गया, ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अब हम थोड़े से एग्जांपल्स ले लेते हैं हम बैलेंस करने के, मतलब केमिकल इक्वेशंस को आप अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को कैसे आप बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, उसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं एक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करना सिखा रहा हूँ कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, राइट। तो बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको एक इक्वेशन आपको मिलेगी, ऐसे मिलेगी, और डेफिनेटली 1000% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आपको मिला यहाँ पे आयरन Fe, ठीक है, दिस इज योर Fe प्लस H2O प्लस H2O। मैंने बोला Fe प्लस H2O का रिएक्शन करवाओ, तो यहाँ पे आप देखो कैसे रिएक्शन होगा। Fe क्या होता है, प्लस, मतलब एक मेटल होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। उसके बाद में यहाँ पे H2O है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो Fe के साथ चला जाएगा। अब देखो कैसे रिएक्शन होती है, Fe ऑक्सीजन, Fe के नीचे कितना होएगा, इसकी वैलेंसी होती है 3 और इसकी वैलेंसी होती है 2। तो यहाँ पे आप इनके बेस में लिख दो चीज़ों को। तो यहाँ पे बेस में क्या लिखा जा सकता है, Fe2O3, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Fe2O3, राइट। प्लस में बचा क्या, प्लस में हाइड्रोजन गैस बची भाई साहब, तो हाइड्रोजन इवॉल्व होगी। अब चेक करो ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का आपको खुद को चेक करना है। देखिए कैसे चेक करना है, LHS में Fe कितने हैं, 1, यहाँ पे हैं 2, तो कोई बात नहीं, यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब आगे चलते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हो गया काम। लेकिन सबसे बड़ा लफड़ा ऑक्सीजन का होने वाला है। यहाँ पे क्या है, 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 3। अब ऑक्सीजन तो बराबर हो गए। मैं समझाता हूँ आपको बैलेंस करने का तरीका। पेंसिल से बैलेंस किया करो, और रबर और पेंसिल लेके बार बार मिटाना पड़ता है इसमें। तो आप एक एक को देखा करो, जैसे एक बार पूरे को देख लिया, फिर वापस से रीचेक किया, फिर वापस से स्टार्टिंग से पूरे को देख लिया। एक टाइम ऐसा आएगा 1 या 2 बार में या तीसरी बार में आ जाएगा कि दोनों तरफ बराबर चीज़ें हो जाएंगी। तो हमने अब एक बार तो चेक कर लिया, ऑक्सीजन को बराबर कर दिया। अब वापस चलते हैं, Fe2 है, हाइड्रोजन 6 हो गए इधर, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, ठीक है। तो यहाँ पे 6 करने पड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया, राइट। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ऑक्सीजन कितने, 3, ऑक्सीजन 3 है, तो बिल्कुल ये बैलेंस हो चुका है। LHS इक्वल टू RHS आपका हो चुका है नंबर ऑफ एटम्स का। तो पहला मैंने एक एग्जाम्पल लिया, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया आपका एल्युमिनियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि
टू SO4 का होल थ्राइस प्लस NaOH प्लस NaOH। अब आपको रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिलेगी? देखो ये जो कैसे होता है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है मतलब चार्ज्ड और OH माइनस है। तो ये वाला जो प्लस वाला है वो इस वाले माइनस के साथ चला जाता है और इसका जो माइनस वाला है वो इसके प्लस के साथ चला जाता है। तो यहाँ पे AlOH के साथ चला जाएगा तो यहाँ बनेगा AlOH का होल थ्राइस। अच्छा थ्राइस क्यों बना, देखो मैं समझाता हूँ। Al का वैलेंसी कितना होता है? Al का 3 होता है, OH का वैलेंसी दोनों का मिला के O और H का वैलेंसी -1 होता है तो 1 लिख लेते हैं। अब बेस में जैसे लिखोगे तो OH के यहाँ 3 यहाँ पे 1, तो AlOH का होल थ्राइस प्लस यहाँ पे देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना इस चीज़ को, सोडियम ये वाला Na और SO4, तो यहाँ पे आ जाएगा Na2SO4 क्योंकि SO4 का 2 होता है तो Na2SO4। इस तरीके से आपको वैल्यू मिली। अब आपको इसको बैलेंस करना है। पॉज द वीडियो और बैलेंस करो अपने आप से, ट्राई करो इसको सॉल्व करने के लिए। तो पॉज करनी है वीडियो आपको और सॉल्व करने की कोशिश करना। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। देखो कैसे करना है, Al कितना इधर 2, इधर है Al कितना 1, तो यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल सा 2 कर दो, ठीक है। आगे बढ़ो, Al के बाद सल्फर S कितना है, S 3 है, ओनली S तो 3 है ना यार, बाहर 3 से मल्टीप्लाई है तो S 3 है। यहाँ पे S कितना है, यहाँ पे S 1 है तो यहाँ पे 3 लगा दो। बस आपको एक एक को करते जाना है। ऑक्सीजन कितना है, 12 है, ऑक्सीजन 12 और एक 13 ऑक्सीजन है बॉस। अब इसके बाद में ये 13 ऑक्सीजन को क्या करना है, देखो 13 ऑक्सीजन इधर है, राइट। देखो 3 4 जा 12 प्लस में ये वाला ऑक्सीजन, पूरा एक एक एटम को देखो, 13 इधर है और इधर कितना है 3 2 जा, देखो 3 2 जा 6 एंड देखो यहाँ पे है 6 ऑक्सीजन प्लस में 3 4 जा 12, यहाँ पे 18 है भाई साहब, इधर 18 है आपका। तो यहाँ पे 18 करने के लिए यहाँ पे मैं 6 लगा सकता हूँ। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे Na को आते हैं 6 है Na और यहाँ पे आपका Na 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी, अब एक बार यहाँ तक आ गए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चेक करता है, हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, 3 अंदर इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 बाहर लगाया हुआ है मैंने, तो 3 2 लेट मी चेंज द कलर यार, ठीक है। तो ये 2 है, ये 3 है, तो 3 2 6 हाइड्रोजन और ये 6 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में बराबर है। तो किस तरीके से बैलेंस हुआ, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 था, SO4 का होल थ्राइस प्लस में 6 NaOH गिव्स अस 2 AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, प्लस ये 3 लगाया मैंने Na2SO4। दिस इज द सिंपलेस्ट इक्वेशन जिसको मैंने LHS और RHS में प्रूव कर दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से बैलेंस करते हैं। जस्ट आप नंबर्स लगाते जाओ और आपको पता चल जाएगा। बस एक क्या करना है, आपको टारगेट करना है सिर्फ एक एटम को, एक सिंगल एटम को एक बार में। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन को किया तो ये वाला ऑक्सीजन भी देखा, ये वाला ऑक्सीजन भी देखा, फिर इधर मैंने देखा तो इसमें ऑक्सीजन यहाँ भी देखा और यहाँ भी देखा, और जो बेस में जो भी चीज़ मल्टीप्लाई है उससे सामने वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है, तब जाके वो टोटल नंबर निकल के आता है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि 2, यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 Na2SO4 का होल ट्वाइस, कुछ भी ले लेता हूँ, एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी सल्फर है, इसमें सल्फर कितने हैं, तो देखो 2 पहले तो मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ 2 हो रहा है तो 2 होगा आपका यहाँ पे, और 2 आगे वाला क्योंकि 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, इसके लिए भी है ये 2, इसके लिए भी है, इसके लिए भी, सबके लिए अप्लाई होगा। तो कितने सल्फर होंगे यहाँ पे, 4 सल्फर होंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि एक के लिए नहीं होता, सबके लिए एप्लीकेबल होता है जो आगे लगा होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, तो देखो बाहर वाला 2 और ये 8 तो यहीं हो गए, उसके बाद में 8 × 2 16, ऑक्सीजन कितने हो गए, 16 हो गए। तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन 16 है, सल्फर 4 है। इस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करते हैं एक एक चीज़ लेके। अच्छा अब आगे चल, ये कुछ मैंने शीट आपके लिए प्रिपेयर की है, ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए बनाए। ये 9 to 10 क्वेश्चंस हैं, आपको इनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करके आप मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नंबर डालना है इनका,
मैं आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए है। अगर इनको आप कर पा रहे हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन वाला क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, अगर इन क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो कुछ बातों का याद रखना है आपको, एक एक को टारगेट करके चलना। पेंसिल और इरेजर आप साथ में रखना, 2 चीज़ें, और एक एक एटम को टारगेट करना है और काउंटिंग करना। अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था। तो ये आपकी शीट है, वर्कशीट है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया। कैसे बताना है, आप बैलेंस इक्वेशन ऐसे लिखोगे, नंबर लिखोगे कि 1 2 3 इस तरीके से। तो जो भी आपका होगा मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा वहाँ पे, ठीक है। आपको कमेंट में कैसे लिखना है, कमेंट में आपको लिखना है बैलेंस इक्वेशन या BE लिखना, और उसका क्वेश्चन नंबर जैसे 3rd नहीं हुआ तो BE 3 ऐसे आपको लिखना है, तो मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये आपको खुद को करना है, आई होप आप कर लोगे। अब हम बात करेंगे, अब आते हैं भाई टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो बहुत सारे तरीके की ये रिएक्शंस होती हैं, इनका नाम जो होता है ना वो याद रखना जरूरी है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने तरीके की केमिकल रिएक्शंस हैं इस दुनिया में या फिर केमिस्ट्री के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं। तो पहली होती है कॉम्बिनेशन, नाम से ही पता चल रहा है, सबसे इजी है दोनों के दोनों। कॉम्बिनेशन मतलब मिल जाना। तो जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था, Mg + O2 गिव्स अस MgO, ठीक है। तो अगर 2 अलग अलग एलिमेंट, 2 अलग अलग एटम एक कंबाइंड करके एक क्या बनाएं, एक अपना एक मॉलिक्यूल बनाएं, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब कंबाइंड हो जाना, 2 अलग अलग एटम्स का मिल जाना, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन। देखो डिकम्पोज होना मतलब टूटना होता है, डीकम्पोजिशन का मतलब। जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं यहाँ पे, तो CaCO3 ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसको आप गर्म करोगे ना, हीट दोगे, हीट, तो ये ब्रेक डाउन होगा किसमें, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन का दूसरा टाइप, जिसको बोलेंगे डीकम्पोज होना। मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल 2 पार्ट में डिवाइड होना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो होगी 2 तरीके की। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वो होगा आपका CuSO4 प्लस Zn। अभी समझाता हूँ क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है, CuSO4 के साथ मिला हुआ है, लेकिन Cu से ज़्यादा ताकतवर कौन है, Zn। अगर ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट कम ताकतवर एलिमेंट को उसके साथ के किसी भी एलिमेंट से रिमूव कर दे, जैसे Zn आया यहाँ पे और Cu को बोला चल निकल, और Cu की जगह खुद बैठ गया, जैसे क्या बनेगा यहाँ पे आपका ZnSO4 बना, ZnSO4 आपका प्रोडक्ट बना, साथ में Cu बाहर निकला। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप, इस पूरी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैं बात करूं डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक आ रहा था, अभी ऐसे जो पेयर होंगे वो 2 होंगे। एक एग्जांपल लेके मैं अगर आपको समझाऊं यहाँ पे, तो AgNO3 का मतलब होता है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। अच्छा, बैलेंसिंग आपको सबकी खुद से करनी है प्लीज़, ठीक है। AgNO3, और 10th क्लास में आप किसी भी इक्वेशन को बिना बैलेंसिंग के नहीं लिख सकते, ठीक है, मार्क्स कट जाते हैं। NaCl, ठीक है। अब ये हमें क्या प्रोडक्ट देगा, देखिए क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया ये प्लस होता है, NO3 माइनस है, ये Na प्लस है, Cl माइनस है। तो ये वाला प्लस इस वाले माइनस से मिलेगा और ये वाला प्लस इस वाले माइनस से मिलेगा, और आपको क्या देगा यहाँ पे, देखो डबल डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब चीज़ें एक जगह से उठ के दूसरे वाले के साथ और पहले वाले से दूसरे वाले के साथ निकल जा रही हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको AgCl, ठीक है, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना समझ आ रहा होगा। तो आई थिंक आपको समझ आया डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब, कि यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को रिमूव कर रहा था। यहाँ पे Ag ने Na को हटाया और Na ने बोला ठीक है तू मेरे Cl के साथ बैठ, मैं तेरे NO3 के साथ बैठता हूँ। इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट होगा।
तो इस तरीके की ये इक्वेशन को या फिर रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देख, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अभी समझाता हूँ ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है और रिडक्शन का मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बॉस किसी भी एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ऑक्सीजन का जुड़ जाना या फिर हाइड्रोजन का हट जाना, हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना, माइनस हो जाना, हाइड्रोजन निकल के भग जाए। रिडक्शन इज वाइज वर्सा, मतलब जस्ट उल्टा, ऑक्सीजन का निकल जाना और हाइड्रोजन का जुड़ जाना, ऐड हो जाना, इसको बोलते हैं रिड्यूस होना या रिडक्शन होना। इसको बहुत डिटेल में हमें देखना है, प्लीज फोकस रखना है इसको कि ऑक्सीजन मिलना मतलब ऑक्सीडेशन, या फिर इसका जस्ट उल्टा बोल दो हाइड्रोजन हटना। ये दोनों चीजों को ही हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हट जाना और हाइड्रोजन का जुड़ जाना। ठीक है, एक इक्वेशन लेके यहाँ पे आपको समझाता हूँ मैं आपको बहुत डिटेल में, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा तो एक इक्वेशन ले लेते हैं यहाँ पे छोटी सी, जैसे मैंने यहाँ पे लिया CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निकाल के ले जाएगा, Cu बेचारा अकेले रह जाएगा, तो ये याद रखना आपको H2O। अब यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि ये बताओ ये ऑक्सीडेशन है कि नहीं है, तो क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है, जुड़ रहा है, हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है, तो अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन आता है। यस, ये एक ऑक्सीडेशन भी रिएक्शन है और यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है। अभी समझाता हूँ किधर क्या हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज देखने के लिए ये आप बोलो कि रिड्यूसिंग को रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज को देखने के लिए आप किधर देखा करो, राइट हैंड साइड RHS में देखा करो। RHS में कौन प्रेजेंट होते हैं कि हु ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, एंड हु रिड्यूस्ड, कौन रिड्यूस्ड हुआ है, ये देखने के लिए किधर देखना है, किसी भी इक्वेशन के RHS में। दूसरा क्वेश्चन आता है, ये बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो भाई एजेंट देखने के लिए ना, एजेंट्स देखने के लिए आपको देखना होगा लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब कि लेफ्ट हैंड LHS की तरफ देखना होगा। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आएगा कि ये बताओ, एक इक्वेशन दे देगा इस तरीके से कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो बताओ कौन हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास नहीं था, यहाँ पे था, आ गया, तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइजिंग हेयर, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। पूछेगा कौन रिड्यूस हो रहा है, तो मैंने बोला ऑक्सीडाइज और रिड्यूस देखने के लिए आपको RHS में ही देखना है, उधर तो देखना ही नहीं है। आंख बंद कर लो, आधे की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे कौन रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस मतलब किससे ऑक्सीजन हट रहा है भाई साहब, तो Cu, कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है, तो आंसर होगा यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है, Cu इज रिड्यूसिंग हेयर। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये बताओ हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडाइजिंग, कौन ऑक्सीडाइज करने के लिए जिम्मेदार है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे। तो देखो CuO की वजह से ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट हेयर। तो मैंने बोला जितने भी एजेंट्स आपसे पूछे वो आपके LHS में ही मिलेंगे, तो हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों चीजें समझ आ गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब भी समझ आया और ऑक्सीडाइजिंग के बाद रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब। एजेंट देखने के लिए आपको किधर देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में देखना है। और RHS में क्या पता चलता है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं बढ़िया सा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, H2S हाइड्रोजन सल्फेट प्लस क्लोरीन गिव्स अस, सल्फर को अलग हटाता है और ये क्लोरीन के साथ में निकल के भग जाता है, HCl बन जाता है हाइड्रोजन। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन का लगना हो रहा है। तो ये अगर मैं बोलूँ कि कौन रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होने का मतलब मैंने बताया था
कि ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है किसके साथ में, क्लोरीन के साथ। तो हु इज रिड्यूसिंग, क्लोरीन इज रिड्यूसिंग, राइट। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि हु इज ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का हटना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन की तो बात ही नहीं कर सकते यहाँ पे। तो हाइड्रोजन किससे हट रहा है यहाँ पे, सल्फर से हट रहा है। तो ये क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, हटना, मतलब कि हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन हट रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर इज ऑक्सीडाइजिंग। और ये क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग, ठीक है। तो कौन हो रहा है इसको देखने के लिए किधर देखते हैं, राइट हैंड साइड में देखते हैं। एलएचएस में क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कि किसकी वजह से, है ना, एजेंट को देखने के लिए कि किसकी वजह से हो रहा है। तो देखो ऑक्सीडाइज किसकी वजह से हो रहा है, H2S की वजह से ही हो रहा है। सॉरी ऑक्सीडाइज तो क्लोरीन की वजह से, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को हटाया ना, तो ऑक्सीडाइज तो हो रहा है क्लोरीन की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो गया क्लोरीन। और अगर मैं बोलूँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन को लगाने वाला कौन है, भाई साहब ये नहीं होता तो हाइड्रोजन लगता नहीं, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट, हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हु इज रिड्यूसिंग हेयर, हु इज ऑक्सीडाइजिंग हेयर, ठीक है। एजेंट कौन है और कौन हो रहा है। तो कौन हो रहा है इसको देखने के लिए राइट हैंड साइड पे देख लेना, और किसने किया है वो देखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे देख लेना। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं रेडॉक्स, जिसके अंदर एक ऐसी रिएक्शन होती है रेडॉक्स जिसके अंदर दोनों ही चीज़ें होती हैं, मतलब रिड्यूसिंग भी होता है और ऑक्सीडाइजिंग भी होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका H2 + O2, H2 + O2, H2 + O2 gives us H2O, वेरी इजी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही जुड़ रहे हैं, तो इस तरीके की इक्वेशन को बोलते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दोनों ही हो। भाई याद रखना है इसको, ये मतलब इंपॉर्टेंट है छोटी सी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पुट आ जाता है कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, तोते उड़ जाता है एग्जाम में। तो प्लीज रिमेंबर दिस। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब अगर मैं आपसे पूछूं यार इतना हमने पढ़ा है तो हमारी डेली लाइफ में इसका क्या असर होगा, तो कोरोजन का जो असर है वो ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करता है, मतलब ऑक्सीडेशन। आपने देखा होगा कोरोजन कैसे लगता है, जितनी भी लोहे की चीज़ें होती है उस पर एक ऐसी परत सी छा जाती है ना, लाल लाल परत सी। ये कुछ नहीं होता, जो आयरन होता है ना आपका Fe, जो हमने थोड़ी देर पहले रिएक्शन देखा था, इसको अगर आप मॉइस्चर की फॉर्म में H2O की फॉर्म में रखोगे तो यहाँ पे रिएक्शन बनेगा Fe2O3 Fe2O3 X या N H2O, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे बनेंगे, और इसको ही हम बोलते हैं रस्ट, इसको ही बोलते हैं जंग लगना। यही वो जंग है, यही है रस्ट, और इसी प्रोसेस को रस्टिंग या कोरोजन बोलते हैं। अच्छा, दूसरा इफेक्ट देखता है ऑक्सीडेशन को हमारे पूरे जीवन में। आपने देखा होगा रैंसिडिटी, खाने का सड़ जाना। जो ब्रेड होती है उसको अगर खुले में छोड़ दो खाने को, आपने देखा होगा कि जो मम्मा होती हैं वो क्या बोलती है कि अचार के अंदर आपको हाथ नहीं डालना। हाथ क्यों नहीं डालना, बिकॉज हमारे हाथ के ऊपर क्या तो मॉइस्चर होता है, अगर वो किसके अंदर, तेल के अंदर चला गया, अचार के अंदर चला गया, तो उसको सड़ा देगा, तो ऑक्सीडाइज कर देगा, तो फफूंदे आ जाएंगी। तो इसलिए इसी प्रोसेस को, खाने का सड़ना, एयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से, इसको हम रैंसिडिटी बोलते हैं। ये ऑक्सीडेशन होता है, हमारी जीवन पे प्रभाव डालता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ आई होंगी। अगर ये वीडियो वाकई में आपको पसंद आया, प्लीज़ मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि वो आंसर बताना है अभी आपको, ठीक है। होमवर्क है, बताना ही बताना है, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट वीडियोज़ ला पाऊँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।